नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श कार्यक्रम में हम अपनी मछली पालन की खास सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। मछली पालन की सीरीज में पिछले अंक में हमने एक विषय पर चर्चा की थी। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए विषय के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन सभी जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर आप मछली पालन के क्षेत्र में विकास की नई गाथा को लिखकर अपने जीवन को बड़े विस्तार तरीके से बदल सकते हैं और विकास की नई गाथा को भी लिख सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं कि विचार विमर्श में आज हम खारे पानी में मछली पालन के विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय से जुड़े हुए खास दो मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मैं उन सभी का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर बबीता रानी जी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं CIFE रोहतक से। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गुणमय पात्रा जी जुड़ गए हैं, रिसर्च ऑफिसर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले आज नजर डाल लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर, जिसमें हम जानेंगे खारे पानी में मछली पालन की क्या विशेषता है, क्या महत्ता है और उसको लेकर कौन कौन सी जानकारियां हैं जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मछली पालन क्षेत्र की पहचान एक उभरते हुए क्षेत्र के तौर पर है। ये देश के करीब 30 मिलियन खास तौर से सीमांत और वंचित समुदायों की आजीविका का साधन है। साल 2022-23 में 175.45 लाख टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन के साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन वाला देश रहा है और वैश्विक उत्पादन में इसका 8% हिस्सा है। देश के सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में इसका 1.09% और कृषि क्षेत्र की GVA में इसका 6.724% से ज्यादा योगदान रहा है। बता दें कि मीठे पानी की तुलना में अधिक खारे पानी में मछली पालन को खारे पानी में मछली पालन कहा जाता है। खारे पानी की जलीय कृषि के लिए मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पानी की लवणता को छोड़कर लगभग मीठे पानी की जलीय कृषि की तरह ही होती है। लवणता पानी की दी गई इकाई में घुले हुए नमक की मात्रा को दर्शाती है। दरअसल भारत में अंतर्देशीय स्थलों में लवण काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार देश में 8.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल लवण से ग्रसित है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40% लवण प्रभावित मिट्टी पाई जाती है। ये खेती करने के लिए कम उत्पादक होती है और उपयोग करने लायक नहीं होती। ऐसे में इन लवणग्रस्त क्षेत्रों में मछली पालन का काम करके अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। बता दें कि खारे पानी में कई तरह की मछलियों को पाला जा सकता है, जैसे मिल्क फिश, गिफ्ट तिलापिया, पंगेसियस, सिल्वर पंपानो, ग्रे मुलेट, सी बास, कोबिया और अमूर कार्प। मिल्क फिश की बात करें तो ये दूधिया किस्म की प्रजाति है। ये मार्च से मई तक उथले और खारे पानी में कई मिलियन अंडे देती है। वहीं गिफ्ट तिलापिया दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा पाली जाने वाली मछली है। पंगेसियस की बात करें तो मछली की ये प्रजाति 6 से 8 महीने में 1.0 से 1.5 किलो होने की क्षमता रखती है। आंध्र प्रदेश पंगास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बाजार में भी इसकी अच्छी खासी मांग रहती है। सिल्वर पंपानो को तालाबों, टैंकों और तैरते समुद्री पिंजरों में पाला जा सकता है। आहार की बात करें तो अच्छी गुणवत्ता वाले मत्स्य आहार का उपयोग करें। इससे मछली की सेहत तो अच्छी रहती ही है, साथ ही उसके वजन और वृद्धि में भी सुधार होता है। लेकिन मछलियों को आहार खिलाने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें। मछलियों को ध्यान से देखें कि वे कितनी सक्रियता से आहार खाती हैं।
15 से 30 दिनों में मछली के वजन की जांच करें। आहार हमेशा एक निश्चित मात्रा और निश्चित स्थान पर ही दें। कुल मिलाकर खारे पानी में सही तरीके से मछली पालन आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो रिपोर्ट के जरिए हमने जानने की कोशिश की। अब इस रिपोर्ट के अलावा कौन कौन सी ऐसी अहम जानकारियां हैं जो हमारे खास पैनल हमारे आज देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बबीता रानी जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये खारे पानी में मछली पालन से क्या समझा जाए। हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हम देखेंगे तो हमारा खारापन का प्रभावित क्षेत्र बहुत है। इसमें स्पेशली हम देखा जाएगा कि खारापन कैसे हो जाता है। खारापन जैसे हो जाता है कि एग्रीकल्चर हम एग्रीकल्चर फसल बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग होता है, उसके साथ हम खाद भी डालते हैं। तो ये इसमें एक सॉल्ट लेयर का डिपोजिशन हमारा सॉइल मिट्टी के ऊपर हो जाता है। तो ये नमक का लेयर वो खारापन बढ़ते हैं। तो खारापन बढ़ते ही वो लैंड अनफिट फसल करने के लिए अनफिट हो जाता है। तो अनफिट हो गया तो हम इसको कुछ वेस्ट लैंड बोलते हैं। तो ऐसा ज़मीन को हम कैसे उपयोग में ले आएंगे, उसके लिए मछली पालन के नहीं तो झींगा पालन के बारे में हम सोच लिए। तो मैं ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन का रोहतक केंद्र ने बहुत सालों भर का रिसर्च करके एक तकनीकी डेवलप किया कि खारेपन प्रभावित क्षेत्रों में हम कैसे वो जो वेस्ट लैंड है, जो अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, जो फसल नहीं होता है, वैसे ज़मीन को हम लेके हम उसमें मछली पालन नहीं तो झींगा पालन करके हम फ़ायदा बनाएं। तो किसान के लिए वो ज़मीन का उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्च तो की जा रही है, तमाम तरीके की तकनीकी व्यवस्थाएं भी रिसर्च सेंटर द्वारा की जा रही हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि मछली पालन का भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है और भारत टॉप 3 देशों में मछली उत्पादन में पहुंच चुका है। ऐसे में डॉक्टर गुरमे पात्रा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर गुरमे पात्रा जी, भारत में इस समय मछली पालन की, खारे पानी में जो मछली पालन हो रहा है उसकी क्या स्थिति है? आप देखेंगे पहले जितना भी हम झींगा पालन कर रहे थे या खारा पानी के बारे में बात कर रहे थे, वो कोस्टल एरिया में जो समुद्र का किनारे में जो पानी मिलता था वो ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर उसको बोलते थे, वो खारा पानी बोलते थे। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में हम चारों स्टेट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। जैसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में और हरियाणा में ऐसा 13 डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में भी 5 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा टोटल कुल मिला के 25 डिस्ट्रिक्ट है ये चारों स्टेट्स में, जहाँ पे आप देखेंगे अंडरग्राउंड में खारा पानी मिलता है, जो हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वो ग्राउंड वाटर खारा पानी मिलता है और उसमें जो किसान लोग खेती करते हैं वो पानी जब ऊपर आ जाता है तो एग्रीकल्चर कुछ नहीं हो पाता है, हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं हो पाता है, वो वेस्ट लैंड होके जैसा रहता है, बंजर जमीन जो हम बोलते हैं, उसका कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब ये जो मैडम जहाँ से हैं, जो ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन का एक रिसर्च यूनिट है यहाँ पे रोहतक में, वो स्पेसिफिकली इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि ये जो वेस्ट हो रहा है ये पानी और वो लैंड, उसको कैसे हम मछली पालन के लिए कैसे ला सकते हैं। और वो बहुत साल से 2009-10 से वो लोग रिसर्च करके उसको डेवलप किया और भारत सरकार भी 2010-11 में एक पॉलिसी डेवलप किया जिसमें हम जो झींगा पालन को अनुमति दिया गया कि वो 0.5 PPT से एबव वो पानी वाटर में, जो खारा पानी में वो झींगा भी कल्चर कर सकते हैं। और उसका हमने अप्रूवल दिया और वो चारों स्टेट्स को और पूरा देश को सबको हमने बता भी दिया। तो उसी से उधर से ही शुरू हुआ कैसे हम ये खारा पानी का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे मत्स्य क्षेत्र में, जो एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, हॉर्टिकल्चर नहीं हो पा रहा है, वो ज़मीन का कैसा अच्छा यूटिलाइज हो सकता है। तो हमारा एक मोटो लेके हम चलें कि वेस्ट लैंड टू वेल्थ लैंड कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी क्या हुआ, CIP रोहतक का मेहनत से हमने झींगा पालन शुरू किया। 2012-13 से शुरू हुआ और 14 में भी हुआ। तो बहुत सारा हमारा जो गवर्नमेंट स्कीम चल रहा था, जैसा ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम था, एक 2015-16 से लेकर हमने 19-20 तक चलाया। फिर अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा है। ये स्कीम्स के माध्यम से और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी कुछ काम हुआ। ये योजना के माध्यम से एक एक्टिविटी रखा गया कि खारा पानी, जो इनलैंड सलाइन वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें कैसे हम
एक्वाकल्चर कर सकते हैं, उसमें जो जो स्पीसीज सुइटेबल है उसको कैसे हम एक्वाकल्चर कर सकते हैं, और इसमें से क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, उसके साथ साथ ये जो चारों स्टेट्स में मछली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। इसी का दिशा में हमने काम किया। जैसा स्कीम में भी प्रावधान रखा गया, ये नमक वाला जो पानी सॉइल है, सॉल्ट सॉइल है, उसमें अगर कोई चाहेगा पॉन्ड खोदने के लिए, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा, जो 8 लाख यूनिट कॉस्ट रखा है उसके लिए। फिर उसको कुछ इनपुट सप्लाई करने के लिए, जैसा मैं पहले बता रहा था कि पहले ये खारा पानी जो ब्राकिश वाटर बोलते थे और समुद्र का किनारा होता था, तो उसका जो बीज उपलब्ध वही स्टेट्स में मिलता है क्योंकि वो खारा पानी में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे हैचरी नहीं है, तो उधर सीड कैसे लाएंगे, उसके लिए भी हमने प्रावधान किया कि वो जो हैचरीज है उनको भी बोला गया कि यहाँ का जो फार्मर जो चाहेंगे उनसे भी वो ला के यहाँ पे कल्चर कर सकते हैं। तो हमारा गाइडलाइन उसको आप अलाउ करता है, और ये गाइडलाइन के तहत ये लोग भी यहाँ पे शुरू किया। और तभी आप देखेंगे 2019 में हमारा जो प्रोडक्शन ये जो खारा पानी में हो रहा था, तो अभी ओनली 1000 एकड़ में शुरू हुआ था। जैसे मैंने बोला कि 2014-15 में ये शुरू हुआ, लेकिन 19 तक हमने 1000 एकड़ में थे, और तभी हमारा प्रोडक्शन हो रहा था 2000 टन। लेकिन हमारा किसान इतना मेहनत करके उसको खुद का इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया, और गवर्नमेंट से भी सहायता मिला कि वो स्कीम्स के माध्यम से आगे आने के लिए। तो अभी हम लेटेस्ट जो हमारा रिपोर्ट आ रहा है, वो रिपोर्ट में हम देख रहे हैं कि हम 2800 हेक्टेयर तक अभी झींगा पालन हो रहा है, और उसमें से अभी जो प्रोडक्शन है 11,600 टन प्रोडक्शन है ये लास्ट महीना तक इस साल का। तो इसका मतलब आप देखेंगे तो 2000 टन जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन था, अभी हम आके पहुँच गए 11,000 टन में प्रोडक्शन पहुँच गया। तो उसका और भी आगे बहुत उसका स्कोप है, तो उसके लिए भी हम ध्यान देंगे, और स्कीम और कुछ प्रोग्राम कैसे उस फार्मर को ट्रेनिंग देना चाहिए उसके दिशा में भी हम काम करेंगे। जी, तो सरकार की योजनाओं और जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर डॉक्टर गुरमे पात्रा जी ने साबित किया और उन्होंने जो बताया। डॉक्टर बबीता जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर बबीता जी, जिस तरह से लोगों की ये मान्यता है कि खारे पानी को बेकार किया जाता है, वेस्ट किया जाता है, लेकिन आप लोगों की मेहनत ने उस खारे पानी में भी उत्पादन ला दिया। किस प्रक्रिया को अपनाकर आपने इस सफलता को हासिल किया और सफलता की दर क्या रही? देखिए, अंदर स्थलीय खारापन मतलब वो समुद्र के खारापन से बहुत अंदर है। तो जब आप हम लोग उसमें नया मछलियाँ नहीं तो जीव जातियों को पालन करना चाहते हैं, तब उसका जांच करना पड़ता है कि कैसे कितना फ़र्क है। तो जो फ़र्क है उसके बारे में बहुत सालों से स्टडी किया। मतलब ये स्टडीज़ शुरू किया 1982 से, जब सुल्तानपुर में था ये सेंटर। उसके बाद 1996 में रोहतक सेंटर आ गया। तब से बहुत स्पीशीज़, बहुत जीव जातियों में वो कोशिश किए कि मिल्क फिश, सी बास, मल्लेट सब ट्राई करके देखा कि कौन सा मछली इधर अच्छा सा रह रहा है। और उसके ऊपर टाइगर प्रॉन, ब्लैक टाइगर श्रिम्प का भी जांच कर दिया कि वो अच्छा सा पालन हो सकते हैं कि नहीं। उसके बाद ये वनामी जो पैसिफिक वाइट श्रिम्प बोलते हैं उसको, वो जो समुंदर का ही है, उसको इधर कल्चर करने की कोशिश की। वो कल्चर करने में उसका अमेंडमेंट जो भी है, पानी में जो अमेंडमेंट करना है कि जहाँ मिनरल कम है, जो मिनरल का कमी है, उसको ढूंढ के उसका जितना डालना है, जितना मिनरल अमेंडमेंट करके हम लोग उसको पानी को तैयार कर सकते हैं कि वनामी झींगा उसमें पालन कर सकते हैं। वैसा स्टडीज़ किए, और उसके बाद 2014 में हम शुरू किए 50 एकड़ में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तरफ से हम 50 एकड़ में रोहतक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किए। उसके बाद हमारा सेंटर ने आगे बढ़ा दिया कि 2019 तक अराउंड 450 प्लस फार्मर्स इसमें आ गया। तो उनका प्रोडक्शन भी जो सर ने बताया वैसे ही प्रोडक्शन भी 2000 टन तक हो गया था। उसके बाद अभी हम बहुत आगे पहुंचे हैं, 11,000 टन तक हम प्रोडक्शन बढ़ा दिया है कि इतना अच्छा यूज़ होता है। जो वेस्ट पानी, वेस्ट लैंड बोलते थे, उनको अच्छा सा वेल्थ लैंड होके हम दिखा रहे हैं। वही उसका तकनीकी का एडवांटेज है। जी, तो यहाँ पर देखा जाए तो 11,000 टन तक उत्पादन पहुँच गया है। डॉक्टर गुरमे पात्रा जी, 11,000 टन तक हम पहुँच गए हैं। खारे पानी में मछली उत्पादन के आगे के क्या रोड मैप रहने वाले हैं, दिशा आगे की किस तरह से तय की जाएगी, इसके बारे में जानकारी?
कि जो मैंने अभी बोल रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमारा फ्लैगशिप स्कीम है, ये स्कीम में हम हर कई कंपोनेंट्स रखे हैं, एक्टिविटीज़ रखे हैं। इसमें इनलैंड डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड सलाइन वाटर एक्वाकल्चर हमारा एक प्रायोरिटी एरिया है जी। जिसमें वो ज़्यादा हम फोकस किए हैं। हम पहले तो हमारा जो टारगेट था कि 4-5 साल में जो ये स्कीम 2020-21 से लेकर 2024-25 तक है, तो ये 5 साल में हमारा टारगेट था हम 3000 हेक्टर ये चारों स्टेट्स में डेवलप करेंगे। 3000 हेक्टर मतलब ये आपका प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिव प्रोडक्शन अभी हो रहा है उसको वो आगे बढ़ा के लेके जाएगा। और ये 3000 हेक्टर में मछली पालन करने के लिए जो झींगा मछली और झींगा पालन करने के लिए जो सहायता गवर्नमेंट के तरफ से चाहिए और जो फार्मर को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हम काम किया। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि 1 हेक्टर ज़मीन में पॉन्ड खोदने के लिए आप अगर ऐसा देखेंगे तो मधुर जल में जहाँ पालन कर रहे हैं उसके लिए हमने 6 लाख पर हेक्टर रखा था यूनिट कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे सेम इनलैंड सेक्टर है, लेकिन इसमें खारा पानी में कुछ और तकनीक चीज़ चाहिए, इसलिए उसको बढ़ा के 8 लाख पर हेक्टर में वो यूनिट कॉस्ट बढ़ा दिया गया। सिमिलरली जब हम उनका इनपुट कॉस्ट के लिए जैसा बीज डालने के लिए या उसमें खाना देने के लिए मछली को और एरेशन के लिए और कुछ मेडिसिन चाहिए तो ये और मैनेजमेंट के लिए, तो पहला क्रॉप अगर कोई किसान करेगा उसके लिए भी एक प्रावधान रखा गया, 6 लाख पर हेक्टर यूनिट कॉस्ट रखा गया। वो तो ये उसमें से क्या हो रहा है कि बहुत किसान आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किसान आगे आ रहे हैं क्योंकि उनका जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर भी नहीं हो पा रहा था, तो वो सोच रहे थे कि ये ज़मीन में वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अभी एक उम्मीद है, नहीं मछली पालन का एक स्कोप है, तो लोग आगे आ रहे हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि जो गवर्नमेंट सहायता से जो जा रहा है उसके बाद भी बहुत सारे किसान जब देखते हैं कि इसमें फ़ायदा हो रहा है वो खुद भी करते हैं, उनका खुद का पैसा से भी वो लोग लगाते हैं उनका पैसा और उसमें एक्वाकल्चर में आ रहे हैं, वो जो इनलैंड सलाइन वाटर एक्वाकल्चर में आ रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे मैडम अभी बोल रहे थे कि स्पेसिफिक प्रॉन जो वाइट स्पेसिफिक प्रॉन बोलते हैं लिटोपिनस भानामी, ज़्यादातर हमारा जो ये नॉर्थ इंडिया का फार्मर है वो वही झींगा का कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम ये भी हमारा डर रहता है, जो आपका मूल प्रश्न था कि आगे हम क्या सोचे हैं, तो एक स्पीसीज के हम ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे। उसका वो इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर में भी हम स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच चुके हैं और उसका बढ़ावा देने के लिए ये जो CIFE रोहतक सेंटर को हमने कॉमन कार्प को कैसे इनलैंड सलाइन वाटर एक्वाकल्चर में भी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए एक 9 करोड़ प्रोजेक्ट एक हमने यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹9 करोड़ प्रोजेक्ट हमने उनको अप्रूव किया, जिसमें वो उनका काम क्या है ना, इसमें जो कॉमन कार्प बोलते हैं वो बॉटम फीडर फिश है, उसमें वो क्या करेंगे ना, ऐसा उसको डेवलप करेंगे, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी एक डेवलप करेंगे जो फिश ये सलाइन जो टॉलरेंस कैपेसिटी उनका बढ़ेगा और अच्छा ग्रोथ भी होगा, तभी किसान को ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा जो खारा पानी समुद्र का किनारे में है उसमें जो स्पीसीज डेवलप हो रहा है, उसमें जो कल्चर हो रहा है, सी बास जैसा फिश है, उसको भी हमारा टारगेट है, उसको यहाँ पे कैसे अडॉप्ट करेंगे, उसमें यहाँ पे होगा तो उसका और फायदा मिलेगा फार्मर को। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि आपको ज़्यादा तरीका का मछली मिलेगा पालन करने के लिए, तो सीड का अवेलेबिलिटी भी अच्छा होगा और जो मार्केटिंग के लिए भी फार्मर को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा आगे का सोच है कि नॉर्थ इंडिया को भी हम फिशरीज का हब बनाएंगे। यहाँ पे भी किसान जैसे तटीय राज्य में भी किसान को फायदा मिल रहा है, ये लोग भी ऐसा कैसे उनको मिलेगा उसका दिशा में काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि हमारा फिशरीज एक्सपोर्ट ज़्यादातर तटीय राज्य से हो रहा है, जैसा लिटोपिनस भानामी हो गया या दूसरा झींगा हो गया और मैराइन फिश जो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारा ये भी टारगेट है कैसे नॉर्थ इंडिया से फिश एक्सपोर्ट होगा। अभी भी हो रहा है, जो झींगा हो रहा है वो भी को तटीय राज्यों को जाता है और उधर प्रोसेसिंग होके बाहर जाता है, लेकिन हमारा टारगेट है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी हम कैसे प्रोसेसिंग प्लांट बना सकते हैं। इसी के लिए हम क्या ना छोटा छोटा प्रोसेसिंग प्लांट कैसे बना सकते हैं नॉर्थ इंडिया में। जो हमारा एक फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड FIDF स्कीम है, उसमें भी हमने एक प्रावधान रखा गया कि एक छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए 5 करोड़ का यूनिट कॉस्ट है, उसको भी कोई फार्मर और कोई एंटरप्रेन्योर इंटरेस्ट होगा उसका फ़ायदा लेके नॉर्थ इंडिया में प्रोसेसिंग प्लांट अगर बन जाएगा तो फार्मर को मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये नॉर्थ इंडिया का जो फिश प्रोडक्ट है, जो भी झींगा या फिश जो भी वो फार्मर से मिलेगा, वो कैसे बाहर देश को एक्सपोर्ट हो सकता है, उसका दिशा में हम काम कर रहे हैं।
जी, तो फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, जिसके जरिए किसान आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से आपने बताया कि अब नॉर्थ इंडिया के किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्थ इंडिया के किसान इसमें आगे बढ़ते हैं तो उनको एक नया विकल्प मिलेगा और उनकी ज़मीन जो कि खारे पानी से ग्रस्त है, अगर उनके किसी काम नहीं आ रही है तो उनको एक नया विकल्प के तौर पर उनको आगे बढ़ने का उनकी ज़मीन उनको मौका दे रही है। साथ में साथ सरकार भी उनको प्रोत्साहित कर रही है। डॉक्टर बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात करी, आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो इसके अंदर प्रयोग किए जा सकते हैं और कितने संसाधन लगते हैं शुरुआती तौर पर अगर कोई किसान खारे पानी में मछली पालन करना चाहता है? जो मछली पालन अभी मछली और झींगा पालन जो हो रहा है, किसान उधर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्वाइट हाई, मतलब वो बहुत बड़ा है कि उनके लिए भी एग्रीकल्चर की जैसा थोड़ा कम सब्सिडाइज रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वो इसको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी कभी चाहिए होता है। जब कल्चर बढ़ते जाता है तब उनको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस चाहिए, तो तभी उनके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें ये मार्केट फ्लक्चुएशन जो प्रोडक्ट बनता है, तो झींगा में कभी मार्केट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कभी बहुत अच्छा 500 रुपीज़ kg मिलता है, कभी 180 तक ही हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन बहुत फार्मर्स को अफेक्ट होता है कि वो एक्सपोर्ट कमोडिटी है, एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है। ये कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि हमारा किसान इधर ज़्यादा प्रोसेसिंग फैसिलिटी साउथ में ही है, तो सब लोग उधर ही भेजना पड़ता है, तो इसके वजह से उनको उतना जितना मिलना चाहिए प्राइस उतना नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें एड्रेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हमारा विद इन इंडिया जो मछली का और झींगा का कंजम्पशन है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो हम लोग तो अवेयरनेस देना पड़ता है, उसके बाद ही हम हम ये झींगा जैसा प्रमोशन ज़्यादा कर सकते हैं, उसका कल्चर भी ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं कि डिमांड हो उतना। जी जी जी, इसलिए बिल्कुल। तो तमाम जानकारियाँ और भी हैं जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे, कैसे उन जानकारियों का इस्तेमाल करके जो किसान भाई हैं वो मछली पालन में एक नई विकास को लिख सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो हमारा कार्यक्रम है विचार विमर्श का, ये चर्चा जारी है, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। हम विचार विमर्श में एक खास सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप जानते हैं कि हम मछली पालन को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारा जो विषय है वो खारे पानी में मछली पालन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। ब्रेक से पहले हमने जिस तरह से जाना कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसके जरिए किसान इस विषय से जुड़ सकते हैं और कैसे अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर गुरमे पात्रा जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर गुरमे जी, आपने देखा कि मैडम ने बताया कि सब्सिडी के जरिए बिजली उनको मिले, उसमें बिजली का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो सरकार इस क्षेत्र में बिजली को लेकर, क्योंकि किसानों को कई बार कहा जाता है कि काफ़ी महंगी बिजली मिल रही है, तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं हैं कि जो किसान हैं वो सस्ते दाम पे बिजली पा सकें और तमाम रिसोर्सेस उनको सस्ते दामों पर मिल सकें? देखिए, मैडम ने बहुत अच्छा चीज़ बोला कि जो चाहिए किसान के लिए, जो चाहिए वही चीज़ उन्होंने बहुत हाईलाइट किया। पहले तो मैं पूरा सब मछली पालन के लिए जो इनलैंड सैलाइनरी वाटर एक्वाकल्चर में जो चाहिए उसके लिए हम गवर्नमेंट क्या स्टेप लिया है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा पहला है, उसके लिए बीज चाहिए। बीज के लिए हमने हैचरी एस्टेब्लिशमेंट किया और जो उसके लिए भी PMFSY में प्रावधान रखा गया, और हमारा कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी उसको क्वालिटी कैसे मेंटेन होगा उसके ऊपर वो सर्टिफाई करते हैं, और वो जाके हैचरी को भी देखते हैं उनका लैबोरेटरी है या नहीं, अच्छा ब्रूडर है या नहीं, वो चीज़ हम देख रहे हैं। दूसरा आया जब कल्चर पार्ट आएंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अभी
अभी तक हमने सीड प्रोडक्शन नहीं किया और वो बहुत ट्राई करने के बाद भी अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए कोस्टल स्टेट से डिपेंड करते हैं। तो लेकिन जो CIP रोहतक उसका नोपली सेंटर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे सीड रियरिंग करके बड़ा सीड करके वो फार्मर को दे सकते हैं। उसके साथ जो अभी हम कल्चर पार्ट में आएंगे, कल्चर में जैसे मैडम ने बोला कि कभी कभी 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में करेंगे जी। और आपको उसके लिए फीड भी चाहिए, बहुत ज़्यादा फीड चाहिए, क्योंकि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में अगर आप करेंगे तो नेचुरल फीड उनको सफिशिएंट नहीं होगा ग्रोथ होने के लिए। बिल्कुल। और वो ये एक फीड बेस्ड एक्वाकल्चर है, जो श्रिम्प कल्चर, इवन फिश कल्चर भी फीड बेस्ड एक्वाकल्चर आप करेंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा जी। तो और नेक्स्ट आप आएंगे तो उसके लिए कभी जब आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कर रहे हैं कभी डिजीज भी आ सकता है जी। उसके लिए भी मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा। और लास्ट में मार्केटिंग, सबका लिए हमने ध्यान में रखते हुए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सब कुछ इंक्लूड किया गया। पहला हम आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट भारत सरकार अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं सोलर पावर के लिए जी। अगर किसान उनका उसमें सोलर प्लांट लगाएंगे तो उनका ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। ऐसा हम बहुत एग्जाम्पल भी है, बहुत सारे किसान जो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कर रहे हैं और बायोफ्लॉग कर रहे हैं, तो वो सोलर अगर लगाएंगे तो उसमें से उनका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, बहुत सारे स्टेट्स अभी जैसे मैडम ने बोला कि जैसे एग्रीकल्चर में सब्सिडी रेट में मिल रहा है, ऐसा सबको मिलना चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स उसको भी करना शुरू कर दिया कि उनको कैसे कम रेट में बिजली मिलेगा, और एक्वाकल्चर में जैसा एग्रीकल्चर को मिल रहा है ऐसा एक्वाकल्चर में भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक टाइप का खेती है। तो वो उसका दिशा में भी हम हर स्टेट्स के साथ बातचीत भी हो रहा है और मीटिंग में भी चीज़ को हाईलाइट हो रहा है, वो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। देन अभी आप आएंगे जब फीड के लिए, जो ये फीड भी वही कोस्टल स्टेट से आता है, क्योंकि ज़्यादा फीड मिल उधर है और यहाँ पे है नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फीड मिल का 3-4 कैटेगरी रखा गया। कोई छोटा किसान चाहेगा तो वो भी फीड मिल खुद उनका फार्म में बना के वो फीड दे सकता है। उसके लिए हमने 30 लाख यूनिट कॉस्ट एक रख के एक फीड मिल बना गया, जो उसका डिजाइन किया गया, उसको भी वो लगा सकते हैं। तो और एक करोड़ वाला भी यूनिट कॉस्ट वाला फीड मिल है, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पर डे उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 टन पर डे हो सकता है। और एक बड़ा फीड मिल भी उसका प्रावधान रखा गया 6.5 करोड़ में, जहाँ पे 20 टन से 50 टन तक वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो उसका भी फ़ायदा हमारा किसान लोग ले सकते हैं, जिसमें उसमें क्या होगा ना, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी फीड मिल जाएगा तो फीड कॉस्ट कम होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगा जी। तो इसमें तो किसान को फायदा होगा। उसके बाद जब आप प्रोडक्शन करने के टाइम, जैसे मैंने बोला हाई स्टॉकिंग डेंसिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, डिजीज भी आ सकता है। इसलिए ये CIP रोहतक खुद भी डिजीज डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी बनाए हैं। उनके पास आ रहे हैं बहुत सारे किसान कि कैसे उनको अगर कुछ डिजीज हुआ या कुछ वाटर क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ तो CIP रोहतक सेंटर उनका बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उनको बताते भी रहते हैं क्या आप क्या कर सकते हैं, उसमें कैसे आपका रिमेडी हो सकता है। तो उसके ऊपर भी हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में डिजीज डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी का प्रावधान रखा गया। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक गांव में कोई यंग एजुकेटेड किसान है, वो बनाना चाहते हैं एक लैबोरेटरी, वो भी हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठा के लेके बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि पास वाला जो भी किसान है उनको किसी को दूर जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे ही वो टेस्ट करके उनका सोल्यूशन उनको मिल जाएगा जी। जब आप आएंगे मार्केटिंग, जैसे मैडम ने बोला, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी किसान को लास्ट जो मार्केटिंग वो इम्पोर्टेंट होता है उनका नेक्स्ट क्रॉप करने के लिए। अगर वो लॉस हो गया और वो नुकसान हुआ उनका, वो आगे बढ़ने के लिए मन नहीं करेगा जी। और सही कीमत मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या किया ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कोल्ड स्टोरेज का भी प्रावधान रखा गया। सपोज आज किसान उसको बेच नहीं पाया, वो कोल्ड स्टोरेज में कैसे रख सकते हैं, तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज का 3-4 कैटेगरी रखा गया। आइस प्लांट प्रावधान रखा गया स्पेसिफिकली फॉर फिश फार्मर एंड फिशरमैन के लिए, जो उनका प्रोडक्ट को वो आइस में रखेंगे और कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, तभी वो ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस होगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो हम बोलते हैं वो तभी किसान को फायदा होगा अगर एक दिन बेच नहीं हो पाया तो वो नेक्स्ट डे बेचेगा, और उनका जो आएंगे वो बाहर अगर भेजना चाहेंगे उसके लिए भी हम रेफ्रिजरेटेड व्हीकल और इंसुलेटेड व्हीकल का प्रावधान भी रखा गया। सपोज मैं एक बोल रहा हूँ, हिसार में एक फार्मर है, वो उनका लोकल मार्केट में बेच नहीं पाया, वो चाहेगा आके दिल्ली मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन उनको ऐसा एक व्हीकल चाहिए जिसमें वो झींगा हो या मछली हो वो ताज़ा रहेगा और ला के दिल्ली तक पहुंचा पाएगा। बिल्कुल। उसी के लिए ये जो इंसुलेटेड व्हीकल है या रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, उसमें वो रख के दिल्ली तक पहुंचा पाएगा और वो दिल्ली मार्केट में उनको अच्छा
लाभ भी मिलेगा और उनको मार्केट भी मिल जाएगा कि वो आसानी से बेच सकते हैं। और प्रोसेसिंग का तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि FIDF के तहत उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट भी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और मैडम एक अच्छा चीज़ बोले, जो कंजम्पशन आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में, जो आप देखेंगे कोस्टल स्टेट्स में ज़्यादा लोग मछली खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में मछली का जो कंजम्पशन पर कैपिटा बहुत कम है। तो इसको कैसे बढ़ावा देने के लिए इवन हम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और जो स्टेट्स में हमारा एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं ना, फिश फेस्टिवल, फिश मेला का नाम पे वो उसको फिश फेस्टिवल और फिश मेला का नाम पे वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिश खाने से क्या फ़ायदा होगा, लोग कैसे अट्रैक्ट हो गए फिशरीज में, और कैसे उसका यहाँ का डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, उसके ऊपर भी हम बहुत सारा कदम उठा चुके हैं और उसका और आगे भी जारी रहेगा। और उसके साथ साथ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोल रहा था कि हम इंसुलेटेड व्हीकल और रेफ्रिजरेटेड व्हीकल रखे हैं, उसके साथ साथ कैसे छोटा मार्केट में बेचेंगे। सपोज गांव में कोई चौक बेचना चाहेगा, उसके लिए एक छोटा सा दुकान करके, जिसको कियोस्क बोलते हैं, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखे हैं, जिसमें 10 लाख है यूनिट कॉस्ट। उसको अगर वो बनाएंगे, उसको भी गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगा। तो हमारा PMFSY गाइडलाइन के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलेगा 4 लाख फॉर जनरल लोग के लिए, और महिला अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60% सब्सिडी मिलेगा, उसको भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गुनमेर जी, जिस तरह से आपने बताया, इन तमाम जो प्रक्रिया है, इसके जरिए हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने बात बताई कि हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर हम आगे बढ़ा सकते हैं इन सब चीज़ों को, और बिजली का बिल भी जो किसानों पर बढ़ता है उससे भी उसमें फर्क पड़ेगा। और इसमें हम अगर देखें तो न केवल मछली पालक बल्कि देश का हर किसान अगर सोलर पैनल को अपनाता है तो उसका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा और उसको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। मैडम का रुख करते हैं डॉक्टर बबीता जी। आपने देखा कि डॉक्टर गुनमेर जी ने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई मछली पालन खारे पानी में कर रहा है तो शुरुआत में कितने बीजों की उसको आवश्यकता है, और क्या पानी का तापमान समय समय पर बराबर या नापने की जरूरत है, और इसके साथ साथ जो बीज लगाए गए हैं उनके आगे जलने की, जीवित रहने की कितनी चांसेस हैं, कितनी क्षमताएं हैं, और कितने जीव आगे जाके बढ़ेंगे? जैसे जब खारे पानी में जब झींगा पालन करना है, कोई भी ये बहुत ट्रिकी है हमारा इनलैंड सैलाइन। ऐसे एक ही हेक्टर का पॉन्ड एरिया ले लिया तो उसमें एक जगह 1 सैलिनिटी मिलेगा, दूसरा जगह दूसरा सैलिनिटी मिलेगा। 1 PPT से लेके 15 PPT तक एक ही जगह में मिलता है। तो इसलिए हमको पॉन्ड वैसे एक पॉन्ड का जांच करना है कि कैसा है, उसका मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा है। पहली चीज़ हर किसान लोगों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप लोग पानी लेके आइए, पहले हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये सूटेबल है कि नहीं। तो सूटेबल होने के बाद हम लोग जैसा जितना झींगा डालना है, जितना क्या इसमें अमेंडमेंट क्या करना है, पोटाश कितना डालना है, उसके बारे में उनको बताते हैं। क्योंकि इसमें कमियां हैं पोटाश की, पोटासियम कम है, तो पोटासियम कम है तो हम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं। और मैग्नीशियम भी कम होता है, कभी कभी मैग्नीशियम का भी अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो ये अमेंडमेंट के बारे में जांच पहले करना है कि कितना डालना है, कितना डालेगा तो आपको फ़ायदा हो, आपका झींगा को तंदुरुस्त रह सकते हैं, वो सब हम देखना पड़ेगा। हेल्दी रहने के लिए उसका फिजियोलॉजी ठीक से होने के लिए हमें वो मिनरल्स का डेफिशिएंसी को ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मली एक एकड़ में हम लोग 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक झींगा सीड बीज लगाते हैं उसमें। और उसका खाना नॉर्मली हमें फीड मिल, ज़्यादा फीड मिल नॉर्थ इंडिया में उतना फीड मिल्स नहीं है, लेकिन फीड का जो ट्रांसपोर्ट करके दूसरा जगह से आते हैं। और फिर भी फीड मिल का भी ज़रूरत है, ज़्यादा फार्मर आएगा तो ज़्यादा फीड मिल्स का भी ज़रूरत है। तो वो भी एक रिक्वेस्ट है इसमें कि फार्मर्स की तरफ से, क्योंकि ज़्यादा फीड मिल हो, क्योंकि फीड कॉस्ट नहीं तो बढ़ता जाता है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना है दूर से है तो फीड कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है फार्मर्स की तरफ से। जी मैडम, आपने हमें फीड कॉस्ट की बताई और किस तरह से उनको कौन कौन से बीज हैं जो स्टार्टिंग में हम लिए जा सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, इसका आपने विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो उनका
रख रखाव है, जिस तरह से कैसे उसको मेंटेन करना है, कब कब उनमें साफ सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि जो मीठे पानी की मछली पालन कर रहे हैं और जो खारे पानी में कर रहे हैं, क्या इन दोनों के रख रखाव में बेसिक डिफरेंस क्या है? किसान कैसे इन बातों को ध्यान रख सकते हैं कि उनके जो तालाब है उनको साफ रखा जाए और उसमें, जैसे डॉक्टर गुरमे जी ने डिजीज़ की बात करी, तो उसमें बीमारी लगने का खतरा कम हो? बीमारी जैसा लगाता है, पहले जब सीड लाता है ना, तब से शुरू होता है कि सर्टिफाइड हैचरी से ही सीड लाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हैचरी से नहीं, सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैचरी से अच्छा क्वालिटी सीड लाना है। और लाने के टाइम में भी उसको लाने के बाद उसको जांच करना है कि वो ठीक है कि नहीं, उसका स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि वनामी झींगा में हमें स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक मिलता है, सीड मिलता है। तो मतलब स्पेसिफिक बहुत पैथोजन उसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए बायोसिक्योरिटी, जो बायोसिक्योरिटी मेजर है अपना सीड लाने के बाद अपना तालाब में जो बायोसिक्योरिटी करना है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। उसमें दूसरा मछलियों का वही फार्म में दूसरा मछलियों का पालन नहीं करना चाहिए। सब बहुत स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी रूल्स है उसमें। तो मतलब उसको बीमारियों से दूर रखना चाहिए। तो फिर भी एमर्जिंग डिसीजेस होते ही रहते हैं। जब हम इंटेंसिफाई करते हैं, ज़्यादा फार्मर सीड इधर उधर से लेके आते हैं, तो हमारा एरिया में भी एमर्जिंग डिसीजेस हो जाते हैं। लेकिन उसका जांच, कोई भी बीमारियां हो जाता है उसका जांच तुरंत करना चाहिए कि हमारा लैब भी करता है, दूसरा भी डिसीज़ का कंट्रोल के लिए लैब्स है। तो सर्वेलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नया जो डिसीजेस आ रहे हैं ये लोकेशन में, तो उसके बारे में हमें भी ज़्यादा रिसर्च करना भी है, फोकस करना है। और इस तालाब में जो पानी का क्वालिटी, गुणवत्ता कम होते जाते हैं, वो उसके एक रीज़न है एक्सेस फीडिंग। हम ज़्यादा फीड लगाते हो, ज़्यादा फीड नहीं लगाना चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही फीड लगाना चाहिए। और जब छोटे हो उसका एक रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से फीड एक्सेस डालने से हमारा पानी का गुणवत्ता ख़राब होता है। और एक चीज़ है कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिव्स डालते रहते हो, मतलब मेडिसिन का नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ उसमें डालते, डंपिंग करते रहते हो रातर। तो वो नहीं करना चाहिए। वो आपका कॉस्ट बढ़ते जाते हैं कि पर केजी हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ते जाते हो। जब टेक्नोलॉजी दिए है ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस करके, तो 2014 में दिए थे, तब का वो टेक्नोलॉजी में ऐसा एडिटिव्स का कोई ये नहीं था कि हम लोग खाली हम मिनरल्स का डेफिशिएंसी को मिटाना चाहिए। बाकी सब ठीक है, बाकी सब हम इफ़ डेंसिटी स्टॉकिंग डेंसिटी लिमिटेड नंबर पे रखें, जैसे हमने बताया कि 40 नंबर पर स्क्वायर मीटर ऐसा रखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एकदम ज़्यादा बढ़ते जाते हो, इसका कैरिंग कैपेसिटी होता है। मैराइन वाटर का उतना कैरिंग कैपेसिटी इंडियन सलाइन में नहीं रहता है कि जो हमको इंटेंसिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इंटेंसिफाई करने है तो ज़्यादा एडिटिव्स होता है, ज़्यादा एडिटिव्स मतलब ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादा एडिटिव्स नहीं करना चाहिए कि लिमिटेड तरीके से हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए कि आगे जाके भी हमारा टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल हो। जी डॉक्टर गुरमे जी, आपने अभी देखा, मैडम ने बताया, इसके साथ ही आप इससे पहले जिक्र कर रहे थे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग के साथ साथ मैं ये भी जान सकता हूँ कि नॉर्थ, जैसे आपने पहले ये बताया था कि जो कोस्टल एरियाज थे ये हब थे फिशरीज प्रोडक्शन के अंदर, और जो नॉर्थ इंडिया के अंदर अब उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो अगर नॉर्थ इंडिया के किसान ट्रेनिंग लेना चाहें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहें, तो क्या आने वाले समय में यहाँ पर भी सेंटर्स आगे और बढ़ेंगे, या फिर उनको कोस्टल एरियाज में ही जाके जो संस्थान स्थापित किए गए हैं वहीं जाके सारी जानकारियाँ मिलेंगी, और इसके साथ मार्केटिंग प्रक्रिया को और कैसे बढ़ाया जाएगा? आपने बहुत अच्छा चीज़ उठाया कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर, ये पहला कदम है। इसको अगर नहीं करेंगे तो फार्मर का क्रॉप में जो फाइनल प्रोडक्ट आना और जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए वो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में और बहुत ध्यान दिया गया। उसके लिए हम सेपरेट एक एक्टिविटी बना गया, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करके, उसका गाइडलाइन भी बना गया। उसमें कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो हमने हर स्टेट्स को और हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी वो बोला गया कि ऑफिसर को भी ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा गया, क्योंकि वो जो ग्राउंड में जो जमीन पे आप देखेंगे ब्लॉक लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ये लोग फार्मर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अगर वो लोग ट्रेंड होंगे तो फार्मर को अच्छा जानकारी मिल पाएगा और गाइड भी कर सकते हैं। तो उनको भी हमने बीच बीच में
ट्रेनिंग देते रहते हैं। जो ICR इंस्टीट्यूट्स है, वो ICR सिवा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है, CIP रोहतक सेंटर है, उधर भी उनका ट्रेनिंग हो रहा है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग गाइडलाइन में फार्मर को ट्रेनिंग देने का प्रावधान रखा गया है। उसमें हमने हमारा जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो कुछ एजेंसी को एम्पैनल्ड किया गया है। उनको अच्छा से उनको जाके फील्ड विजिट करके उनके पास ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, फार्मर को वो ट्रेनिंग दे पाएंगे या नहीं, ICR इंस्टीट्यूट्स, फिशरीज कॉलेजेस और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो फिशरीज में दे पाएंगे या नहीं, ऐसा एक लिस्ट बना गया है। ऐसा आप नॉर्थ इंडिया के बारे में जब जहाँ तक बात है, जब हम आएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है जो गाढ़वासू का नाम पे नामित है, उसमें हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बायोफ्लॉक और RS का ट्रेनिंग प्रावधान करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है। CIP रोहतक भी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी से और कहीं से दूसरा गवर्नमेंट एजेंसी से वो भी लेके फाइनेंशियल सपोर्ट लेके वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं किसान को भी। जैसे मैडम बोल रहे थे कि 2019 में वो लोग 450 से ज़्यादा फार्मर को ट्रेनिंग दे चुके थे, तभी फार्मर लोग ज़्यादा आए हैं कि वो कैसे पालन करेंगे मछली को और झींगा कैसे पालन करेंगे, क्योंकि वो जो पहला स्टेप्स लिया था CIP रोहतक, वो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग था। तो 450 फार्मर को दिया तभी ये शुरू हुआ और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो अभी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो किसान को चाहिए कि हमको चाहिए वो ट्रेनिंग चाहिए, वो पास वाला जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर फिशरीज ऑफिसर होगा या डिस्ट्रिक्ट फिशरीज लेवल ऑफिसर होगा, नहीं तो जो स्टेट्स में फिशरीज डायरेक्टरेट है उधर भी आके वो संपर्क कर सकते हैं। जिसको जो ट्रेनिंग चाहिए वो उधर आवेदन कर सकते हैं और ट्रेनिंग का प्रावधान हम जरूर करेंगे। उसके साथ साथ अगर हमारा वेबसाइट नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का वेबसाइट और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो वेबसाइट है उसमें PMMSY का एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, उसमें ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का एक गाइडलाइन है। उसमें भी अगर कोई चाहेंगे जाके देख सकते हैं और वो आवेदन कर सकते हैं। हम जो किसान को जिस तरीका का ट्रेनिंग चाहिए, किसको मार्केटिंग में चाहिए, किसको कल्चर में चाहिए, किसको हैचरी टेक्नोलॉजी में चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए हम सबका प्रावधान करेंगे और उनका ट्रेनिंग जरूर चाहिए और हम कराएंगे भी। और जो मार्केटिंग का जहाँ तक बात है, जैसे मैंने बोला कि ये ऐसा एक चीज़ है, जैसा आप कहीं पे भी ला के सिर्फ मैं कि आपको छोटा सा बात बताता हूँ। अगर कोस्टल स्टेट्स का बात बता देंगे तो किसी को अगर पता चल गया कि आज ये कोई फार्मर हार्वेस्ट कर रहे हैं तो लोग पहुंच जाते हैं उसको खरीदने के लिए, तो किसान को जाना नहीं पड़ता बाहर। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है क्योंकि इधर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके घर में आके कोई खरीद के ले जाएगा। इसलिए क्या किए हैं हम लोग ना, जैसे मैंने पहले बोला था कि कई तरीका का प्रावधान रखा गया है होलसेल फिश मार्केट बनाने के लिए। ऐसा अभी 2 महीने पहले हमने हरियाणा पर्टिकुलरली जो हमने 4 स्टेट्स के बात आज बोल रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उसमें से हरियाणा सबसे आगे आया है कि वो जो सलाइन वाटर एक्वाकल्चर में। इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास एक प्रपोजल आया था कि वन स्टॉप सोल्यूशन में एक एक्वा पार्क बनाने के लिए, पर्टिकुलरली ये सलाइन वाटर एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए, और हमने उसका अप्रूव भी किए हैं। हरियाणा में हम बहुत जल्दी ये जो मार्केटिंग के बारे में आप बोल रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग प्लांट से लेकर कैसे वो वैल्यू चेन बढ़ेगा, वो फार्मर से लेकर कैसे प्रोसेसिंग प्लांट तक जाएगा, वो मार्केटिंग। डॉक्टर गुरमीत जी, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और जो आप यहाँ मार्केटिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं इसको विस्तार रूप से और भी जानेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के उस पार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपसे विस्तृत जानकारी लेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। मछली पालन की इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम जानकारियां आप तक इस एपिसोड के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस सभी जानकारियों का आप उचित इस्तेमाल कर अपने लिए एक नए व्यवसाय और नए रोजगार के लिए आगे बढ़ सके और अपने जीवन को बदल सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं चर्चा के अंदर। डॉक्टर गुरमे जी से हम जान रहे थे कि मार्केटिंग लेवल को किस तरह से सरकार बढ़ा रही है और कैसे मार्केटिंग के जरिए किसान अपने उत्पादन का सही दाम ले सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं डॉक्टर बबीता जी का रुकूंगा। डॉक्टर बबीता जी, हमने जैसे 4 राज्यों का जिक्र किया गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके राजस्थान के अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, जिस तरह से वहाँ तापमान बढ़ जाता है, तो इस तरीके से कैसे उस तापमान के जरिए जो तापमान बढ़ा हुआ है उस तापमान के अंदर कैसे किसान उन अपने मछली की जो देखभाल कैसे करनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन का कुल मिला के ये कहना है क्लाइमेटिक कंडीशन का असर कैसा होगा उस पर? ये जो खारेपन प्रभावित क्षेत्र सबका एक स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन है। ये एरिड और सेमी एरिड कंडीशन का है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी रहता है, बहुत लो टेम्परेचर भी रहता है। कि एक हमें एक कल्चर सीज़न होता है, पूरा साल तक हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठंड हो गया तो हमें वो कल्चर का बंद करना पड़ेगा। कि बनामी जो फार्मिंग होता है वो हम ठंडी टाइम में कल्चर नहीं कर सकते। तो ये जो अच्छा टाइम है वो समर है, वही टाइम में हम अच्छा सा इसका पालन कर सकते हैं। और इसमें इतना खारापन इतना प्रॉब्लम होता है, इसका इवापोरेशन रेट बहुत हाई है वो जो पॉन्ड में। ये एक रीज़न है कि इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा हरियाणा पंजाब वगैरह में ग्राउंड वाटर अपवेलिंग होता है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा ऊपर आते हैं, वाटर टेबल ऊपर आते रहते हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करना है उसको, नहीं तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा। तो इसलिए उसको यूटिलाइज़ करने के लिए ये इवापोरेशन पॉन्ड के रूप में भी ये झींगा पालन को हम देखे जाते हैं, क्योंकि वो एक एनवायरमेंटल हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो अपवेलिंग वाटर पानी को जो ऊपर आते हैं, जो वाटर टेबल ऊपर आते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि प्रोडक्शन बना सकते हैं। वो एक एडवांटेज है, ये इसको हम एक एडवांटेज के रूप में ले रहे हैं। जी, ये एक एडवांटेज के रूप में यहाँ पर इसको लिया जा रहा है और आप भी इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर एक नए स्रोत को अपनाकर अपनी कमाई के जरिए को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर गुरमे जी, मैं आपका रुक करूँगा। डॉक्टर गुरमे जी, आप बता रहे थे कि मार्केटिंग के लेवल्स को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें तो चल ही रही हैं। इसके साथ साथ ही नॉर्थ इंडिया के जो किसान हैं, अगर वो इसके अलावा जैसे जो हम इसमें खारे पानी में मछली पालन कर रहे हैं, इसके अलावा खारे पानी में और कौन से उत्पादन कर सकते हैं? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शंस भी हैं? देखिए, आपने अभी हमने जो बात किया उनका सीड प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक हमने बात किया। इसका दिशा में हम लोग और एक चीज़ कर रहे हैं कि कैसे, जैसा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर फार्मर के लिए हो रहा है, सिमिलरली हम फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में प्रावधान रखे हैं। जो मेरा सब जो कर रहे हैं वो भी झींगा पालन या मछली पालन, जो भी सलाइन वाटर एक्वाकल्चर नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं, उनको मेरा अनुरोध है, अगर वो उनका ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में लेके एक जो फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का बनाएंगे और उनका जो मेंबर रहेंगे सब अगर एक एक एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसा कोई सीड प्रोडक्शन किया, कोई फीड प्रोडक्शन किया, कोई मार्केटिंग किया, कोई कल्चर किया, तो उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा और सब इनपुट भी सही टाइम पे मिलेगा, कल्चर भी रहेगा और वही उनका जो मेंबर के 2-3 लोग अच्छा से अगर ट्रेंड हो जाएंगे, वो यहाँ पे ये नॉर्थ इंडिया में खुद उनका फार्म में ट्रेनिंग देके उनको ये क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा अगर FFPO करके, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करके, अगर ये सलाइन वाटर एक्वाकल्चर को वो आगे ले जाएंगे तो। और जब हम आएंगे, अब डिजीज़ के बारे में भी बात हुआ, मार्केटिंग बारे में भी बात हुआ और सीड प्रोडक्शन, फीड प्रोडक्शन, उसके साथ साथ ये जो मैडम भी जैसे बोल रहे थे कि डिजीज़ के बारे में, हमने एक नेशनल डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में चला रहे हैं। वो जो डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, उसका नोडल सेंटर है ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो भी और उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है। उसका सारा भारत में बहुत सारा सेंटर है, वो जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस है और ICR इंस्टीट्यूट है, उनका माध्यम से वो NBFGR क्या कर रहे हैं ना, जिस किसान में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, वो पास में जो उनका सेंटर होगा नासपाट सेंटर, उसमें जाके वो रिपोर्ट करके उनका डिजीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई किसान नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप भी डेवलप किया गया है। उसमें अगर वो फोटो खींच के वो ऐप में अगर अपलोड करेंगे, इमीडिएटली उनको कोई ना कोई साइंटिस्ट उनको संपर्क करेंगे और उनका
वो कैसे उसका सुधार हो सकता है उसका जानकारी देंगे वो, और उनको ज़रूर सहायता करेंगे, उसका भी वो फ़ायदा ले सकते हैं। और एक चीज़ है उसमें से इनलैंड सलाइन वाटर एक्वाकल्चर में अगर हम देखेंगे कि वाटर को कैसे मैनेज करेंगे, जैसे मैडम बोल रहे थे कि ये हम टाइम पे करना चाहिए। जो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत जो ठंड पड़ता है 3-4 महीना जो ठंड पड़ता है उसको देखते हुए आपका स्टॉकिंग पीरियड और हार्वेस्टिंग पीरियड उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। और उसके लिए आपका पास में आपको नर्सरी रियरिंग पॉन्ड करना पड़ेगा, जहाँ पे आप जो कॉमन कार्प सीड है उसको फिंगरलिंग तक करके रखना पड़ेगा। और झींगा अगर आप ला रहे हैं तो उसको PL2 और जुवेनाइल तक रखना पड़ेगा। तो ऐसा किसान को खुद सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, और साइंटिस्ट के साथ संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो CIP रोहतक सेंटर है मैडम जहाँ से हैं और भी उधर तो साइंटिस्ट लोग हैं वो उनके साथ अगर संपर्क करेंगे उनको कई तरह का सजेशन दे के उनका कैसे क्रॉप अच्छा होगा और मछली उत्पादन कैसे बढ़ेगा उसके लिए वो पूरा सहायता करेंगे। उसके साथ साथ जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर हैं या NBFGR है, जहाँ पे भी वो जो ICR इंस्टीट्यूट है या स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ संपर्क करके PMMSY का जो हमारा स्कीम है वो स्कीम का लाभ ज़्यादा उठा सकते हैं और उनका प्रोडक्शन वो बढ़ा सकते हैं और उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। जी, तो फिशरीज डिपार्टमेंट के ज़रिए और इनके द्वारा तमाम योजनाएं हैं, तमाम ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं, तमाम एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट हैं, इन सभी चीज़ों को किसानों के हित के लिए लाया जा रहा है। और समाज में और ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो काफ़ी तरीके से किसानों के जीवन में इनसे बदलाव भी हो रहा है, किसान इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अगर आपने अभी इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाया है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और मछली उत्पादन अब एक नए विकल्प के रूप में नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो उभरने लगा है और आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है। डॉक्टर बबीता जी का रुख करते हैं। डॉक्टर बबीता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि किसान कम से कम कितने हेक्टेयर में इसका शुरुआत कर सकते हैं और कितने हेक्टेयर के अंदर कितना उत्पादन लिया जा सकता है और कितना समय इसमें लगेगा? ये 4 महीने का क्रॉप है कि झींगा पालन में बोले तो नॉर्मली एक क्रॉप लेते हैं फार्मर, कोई फार्मर 2 क्रॉप भी लेता है, क्योंकि वो मार्च से शुरू करके नवंबर एंड तक चले जाते हैं। तो 1 एकड़ के हिसाब से हम प्रोडक्शन है 3.5 to 4.5 टन पर एकड़ प्रोडक्शन होता है इसमें। और एक चीज़ है कि इसमें जो प्रॉब्लम है प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन वो सब साउंड है। ओनली जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, तो किसान क्या करते हैं, किसान होल्ड करते हैं अपना स्टॉक को, तो उनके लिए और नुकसान होता है कि अच्छा प्राइस होने दो करके। जुलाई में प्राइस डाउन हो गया तो अगस्त तक वेट करते हैं, अगस्त में प्राइस डाउन है तो सितंबर तक वेट करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा नुकसान हो जाता है कि कभी मोर्टेलिटी भी शुरू होता है, कभी ज़्यादा खाने की वजह से उनको नुकसान हो जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी साउंड टेक्नोलॉजी है। एक हेक्टर में हम 7 टन तक आराम से बनाते हैं, कोई किसान इवन ज़्यादा भी बनाते हैं। तो वो सब एक चीज़ है कि हम और इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, कि मैंने बताया कि कोई भी टेक्नोलॉजी वो सस्टेनेबल होना चाहिए। आगे जाके भी सस्टेनेबल होने के लिए हमको तरीके ढूंढना पड़ेगा। इंटेंसिफिकेशन विद इन सस्टेनेबिलिटी, वही चॉइस होना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो साथ ही डॉक्टर गुरमीत जी, हम आखिरी में आपसे जानना चाहते हैं कि आप ऐसी कौन सी जानकारी है जो अभी तक हमने इस कार्यक्रम में चर्चा नहीं करी और जो मछली पालक हैं उनसे आप साझा करना चाहते हैं ताकि उनका विकास हो सके? मेरा ये कहना है, सब मत्स्य किसान जो सलाइन वाटर एक्वाकल्चर में वो करते हैं, उनको जो उनका वाटर कल्चर के बाद जो पानी है उसको जो डिस्चार्ज करेंगे, वो जो उनका पास वाला कोई एग्रीकल्चर लैंड होगा उधर जाके उनका वो एग्रीकल्चर लैंड को जो कैसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके लिए वो डिस्चार्ज जो वाटर डिस्चार्ज होगा उसको सही तरीक़ा से करना चाहिए। वो अगर उनको पता नहीं है कैसे करना है क्या नहीं है, तो वो CIP रोहतक सेंटर है जो जहाँ पे उनके साथ संपर्क कर कीजिए। और वो मेरा जैसे मैडम बोल रहे थे, ये इको फ्रेंडली होना चाहिए। आपका वो एक्वाकल्चर जो आप कर रहे हैं सलाइन वाटर एक्वाकल्चर, उसके बाद जो पानी जो आपका वेस्ट हो जाता है पानी, उसको आप ऐसा डिस्चार्ज कीजिए जो जैसा किसी को और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल, ये मेरा सब किसान को रिक्वेस्ट है, उसका बहुत ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वो दूसरा एग्रीकल्चर लैंड को क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा और वो एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर गुरमीत जी ने करी है। और डॉक्टर गुरमीत जी ने जिस तरह से बताया कि आप
इन सभी जानकारियों का तो उचित इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही साथ जो पानी का डिस्चार्ज है उसको आप ऐसे किसी जगह पे ना करें ताकि किसी और का नुकसान हो। लेकिन आप अपना विकास तो साथ साथ करें, लेकिन इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो खारे पानी में मछली पालन कैसे करें, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कौन सी ऐसी तकनीक है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, कैसे रोगों से बचाना है, इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए थे उन्होंने आपके साथ साझा किया। डॉक्टर बबीता रानी जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, तमाम जानकारी आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुरमे पात्रा जी, आपने भी बहुत विस्तार रूप से हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां साझा की हैं, तमाम योजनाओं के बारे में बताया, पोर्टल्स के बारे में बताया, वेबसाइट्स के बारे में बताया, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज इस कार्यक्रम में जो हमने चर्चाएं की हैं, इन सभी योजनाओं का, इन सभी जानकारियों का हम उम्मीद करते हैं कि आप लाभ उठाएंगे और मछली पालन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक नया बदलाव इन योजनाओं को लाने से होगा और मछली पालन करके आप नई विकास लिख सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कोई भी विषय पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो आप हमें ईमेल के जरिए अपना सुझाव भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, vichar-08@gmail.com। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा और अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।